गालियां देने वाले तो बाबा साहब को गालियां देते हैं। जब बाबा साहब जो है ये रानी झांसी रोड बना रहे थे ना, इतिहास बता रहा हूँ, एक वर्ग ने हमला किया था बाबा साहब पे, ठीक है। ऐसी तो आरोप लग रहे हैं ना सर। नहीं, हाँ, तो जिस वर्ग ने हमला किया था वो सबको पता कौन है। और रही बात हमारी, बाबा साहब वाज नॉट जाटा वो चमार, बाबा साहब चमार नहीं थे, वो महार थे, फिर भी बाबा साहब को मानना। और रही बात आप डायरेक्ट, वो तो सर आइडियोलॉजी है ना सर। नहीं, आइडियोलॉजी क्या, इनके लोग तो बाबा साहब को गाली दे रहे, वो तो कह रहे कि अगर हमारे वाल्मीकि महाराज और हमारे बाबा साहब के बीच में अगर चुनाव होगा तुम तो वाल्मीकि जी को चुनेंगे। वाल्मीकि आस्था है, बाबा साहब रास्ता है। हाँ, तो रास्ते पे चलो ना, संविधान बदलवाओगे क्या? रास्ता किसका रास्ता? तो यही कह रहे हैं ना सर। अरे कौन, फिर वही आंकड़े, आप कुछ भी पेपर पर लिख के ले आओगे, डीओपीटी का आंकड़े, ये आरटीआई है सर, ये डीओपीटी का आंकड़े। जानते हो डीओपीटी किसे कहते हैं? कौन से आंकड़े? मैं अभी 5 मिनट में लिख के ला रहा हूँ आंकड़े कि 1950 में चमार एक भी नहीं था। अच्युतानंद चमार जो आईएएस बना था, उससे जो सबसे पहले इन्होंने टर्मिनेशन करवाया, और जो है बाबू जगजीवन चमार था, तुम लोगों के कारण जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बना। उसके बाद दिल्ली के अंदर प्रेम सिंह जो है वो मुख्यमंत्री बनने वाला था, आप लोगों ने नहीं बनने दिया। तो ऐसे डाटा तो हमारे पास भी है, परंतु हमारे लिए सुनो, जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है वो उसकी बात कर रहा हूँ। एक देसी में एक कहावत है, मामरी धी को धीमरी धींगड़ा को। हमारी लड़ाई तुमसे नहीं है, हमारी लड़ाई जो है संविधान बचाने की है। तुम्हें हमसे लड़ना है तो लड़ते रहो, हमारा वो प्रोग्रेटिव नहीं है। हम आपके जो है सम्मान करते हैं पर डरते हैं। मैंने सवाल वही किया था कि जो एकता खराब हो गई उसके लिए क्या करेंगे सर? भाई एकता सुनो, तुम हमारी माँ बहन को गाली दो, हम चुप रहेंगे? ना चाहिए ऐसी एकता। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे कत्तर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो अगर एकता के नाम पे अगर तुम जाटा चमारों की माँ बहनों को गाली दोगे तो इस समाज ने चूड़ियां नहीं पहनी, खाल उतारना छोड़ा है, लेकिन रापी और खुरबी आज भी टांड पे पड़ी हुई है। खाल उतार के जूते बना देंगे तो कमजोर ना समझे, ठीक है। और मैं इसलिए यहाँ नहीं कह रहा कि यहाँ पर मुझे भेदभाव करना है या विरोध करना है। आप लोगों को लगता है बदमाश है, तो बदमाश जो है पहले लड़ लो आप जाके। राय रखते हैं सर, आज भारत बंद था, कैसा भारत बंद था सर? देखिए आपकी बात खुला हुआ था सर। आपको ये बातें जो है, मुझे ऐसा लगता है कि आप गोदी मीडिया की भाषा ना बोलते। पूरा भारत खुला हुआ था। हमारा भारत बंद करने का मतलब ये नहीं कि हम सरकार से टकराव करें, हम सरकारी संपत्ति में आग लगाएं। पूरे भारत के हर डीएम के पास जो है हमने प्रतिवेदन दिया है, लड़ाई के अंदर हिंसा की कोई जरूरत नहीं है। और हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशनली और पीसफुली जो भारत बनता वो पूरे भारत में आज सिंबॉलिक है। और भारत ही नहीं, इस पूरी दुनिया में आज इसकी चर्चा हो रही है कि किस प्रकार ये बहुजन समाज के लोग भारत बंद को सफल बना चुके हैं। तो सर ये जो लड़ाई है वर्गीकरण वाली, ये कितनी ठीक है? मतलब तो एक वर्ग जो है बिल्कुल खिलाफ हो गया इसके। नहीं, देखिए मेरी बात, दोनों ही वर्ग जो है आमने सामने है। नहीं, ऐसा ये गलत है। एक वर्ग जिसे आप कहना चाहते हो कि शेड्यूल कास्ट के जो जाटव चमार या मीना वर्ग है वो सामने आमने सामने नहीं, बिल्कुल वो वर्ग हमें टारगेट करना है। सोशल मीडिया पे वाल्मीकि चमार चल रहा है। नहीं, वो चलने दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, वो वाल्मीकि चमार चला ले, वो धानुक चमार चला ले, जाटव चमार चला ले, जाटव वाल्मीकि चला ले, ये उनका प्रोग्रेटिव है। जो जाटव चमार और अम्बेडकराइट लोगों का जो सोल टारगेट है वो संविधान को बचाना है, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो वर्डिक्ट दिया उसको वापस दिलवाना। लेकिन उसके बेनिफिट जो है ना, जो और जो तमाम जातियां हैं, जो एबी वाला फॉर्मूला जो आप पंजाब से शुरू हुआ था, हरियाणा में लागू हुआ, उसमें तो बहुत सारे बेनिफिट भी। नहीं, आप मुझे क्या रिपोर्ट है बताएं? रिपोर्ट है सर, मैं बता दूं, अगर 1950 से 1994 के बीच में अगर बात करें, जब ये 26 जो क्लास 1 ऑफिसर लगे थे ए कैटेगरी में, और उसके बाद अगर क्लास 2 की बात करें तो 31 लगे हुए थे ए कैटेगरी के सर, और क्लास 3 की बात करें तो 1848 लगे हुए थे। टोटल 1905 थे सर। और बी कैटेगरी में अगर हम बात करें 1950 में 121, 368, टोटल 17,997 लोग थे सर, ठीक है। अब एबी का फॉर्मूला लागू हो जाता है 1994 से लेकर 2005। तो ये फॉर्मूला जो है उसमें 94 से 50, तो जो फर्स्ट क्लास 1 के जो लोग थे वो 37 लोग जो है, मैं आपको भी दिखाना चाहूंगा, ये आरटीआई है, किसी ने दी है मुझे सर। ये क्लास 1 में 37 लोग लगते हैं ए कैटेगरी में, और बी कैटेगरी जो जिसमें 14 जातियां थी, और ए कैटेगरी में 37 जातियां रखी गई थी सर। तो ए कैटेगरी में 37 लोग लगते हैं क्लास 1 में, बी कैटेगरी में 385 लोग लगते हैं, और सी कैटेगरी में 6013 लोग लगते हैं। टोटल हो गया सर 6435। और बी कैटेगरी में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपके सामने आंकड़े सारे। अब मुझे आप आंकड़ों से मैं बात करूं जी, 1950 में टोटल तो जो कहीं ना कहीं सर जो एक इल्जाम भी लगता है तमाम। आप सुनिए, आंकड़े की बात सुनिए ना सर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आरोप लगते हैं ना सर कि अनपढ़ थे, पढ़ाई नहीं है, रिजर्वेशन का क्राइटेरिया पूरा नहीं करते हैं, तो 1995 से 2004 तक
ये फिर पढ़े लिखे लोग 10 साल में कहाँ से आ गए सर? ये सवाल खड़ा होता है ना। देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आप ये सोचते हैं कि वैकेंसीज की संख्या 1950 और 2004 में बराबर थी, तो ये आपको डाटा दुरुस्त करना पड़ेगा। जी। दूसरी बात, जिस डाटा की आप बात कर रहे हैं कि उस वक्त 2004 के बाद इतने लगे, ये भी प्रॉब्लम तो सर ये जो भारत बंद हुआ है, प्रॉब्लम जो अभी देश में चल रही है वो यही चल रही है ना सर, कि रिजर्वेशन में वर्गीकरण ना हो। नहीं देखिए, दो बातें आप सुनिए। हाँ एक तो रिजर्वेशन का वर्गीकरण, हाँ। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली परमिट है? पहली बात तो ये, ठीक है। कुछ एडवोकेट कह रहे हैं संविधानिक है, कुछ कह रहे हैं गैर संविधानिक। नहीं, जो एडवोकेट ये कह रहे हैं कि संवैधानिक है, उस एडवोकेट से आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूँ, बुला लेना और बहस कर लेना, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगल बहस होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं है कि उसमें खीर खाई और वो गर्भवती हो, वो चीज नहीं चलेगी। संविधान क्या कहता है? आपको आंकड़े दिखा नहीं, मैं भी आंकड़े बता रहा हूँ आपको। अब ये जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, ये क्या पूरे भारत के आंकड़े हैं? मैं 2 स्टेट के दिखा रहा हूं, तो स्टार्टिंग मैं आप डीओपीटी के आंकड़ों की मैं बात कर रहा हूँ। क्या जो स्टेट गवर्नमेंट में जब आप सब क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि भाई हरियाणा और पंजाब की आप बात कर रहे हैं, हरियाणा और पंजाब के अंदर में जो ये वैकेंसीज हैं, पॉपुलेशन के आधार पे ये देखिए कि 2004 में कितने लोगों ने अप्लाई किया और 1950 में कितने लोगों ने अप्लाई किया। आपको सब डाटा आप लीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। दूसरी बात, आप एक स्टेट के आधार पे ये कहते हैं कि भाई हमारा रिजर्वेशन जो है शेड्यूल कास्ट की एक जाति खा रही है, आप ये कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इनमें से जो भी आपको डाटा भेज रहा है ना, उससे पूछ लेना वाई के सबरवाल की जजमेंट क्या है, एम नागराजन की जजमेंट क्या है, डाइवर्ट रिजर्वेशन क्या है। पहले जो है डाइवर्ट रिजर्वेशन होता था, अगर कोई शेड्यूल कास्ट जो है जनरल कैटेगरी से लिया तो जनरल कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाता था, परंतु अब नहीं हो रहा। तीसरी बात, जिन्होंने डाटा दिया है, आप सिर्फ 2 बात पूछिए कि क्या आप पॉइंट वाइज रोस्टर, जॉब वाइज रोस्टर को जानते हैं? अगर वो ये डाटा को पे बहस करने के लिए, मैं खुला चैलेंज कर रहा हूँ। तो बहस तो सर यही है ना सर। नहीं, बहस नहीं, आप दिग्भ्रमित कर रहे हो। नहीं, मैं दिग्भ्रमित अरे मैं तो डाटा दिखा अरे वो डाटा, वही डाटा की बात कर रहा हूँ मैं। वो कह रहे हैं कि भाई 1994 तक 1994 से लेकर 2005 में जब वर्गीकरण हुआ, तो वर्गीकरण के माध्यम से जो 37 जातियां थी उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला, और उनको भागीदारी दिखाने का मौका मिला। मुझे एक बात बताओ, जो बी क्लास के जितने भी, मैं आपको एक बात बताओ जी, क्या रिजर्वेशन जो है वो पॉवर्टी एबोल्यूशन प्रोग्राम है? क्या पूरे भारत की शेड्यूल कास्ट की जातियों को आप डिवाइड कर सकते हैं? क्या ओबीसी की जो 6743 जातियां हैं, क्या उसके आधार पर आरक्षण दे सकते हैं? क्या जो ईवी चिन्नैया की जजमेंट है, जिसमें माइक्रो क्लासिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी इज नॉट अलाउड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्या आप उससे सहमत हैं? क्या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने जब कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में डिबेट हुई थी और क्लासिफिकेशन की बात हुई थी, क्या आपको पता है वो बात क्या थी? अब आप कहते हैं कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सही किया। मेरी लड़ाई किसी वाल्मीकि, भंगी, धानुक से, मूसल से नहीं, मेरी लड़ाई ये है कि एक संवैधानिक व्यवस्था है, सुप्रीम कोर्ट के जज जो सुप्रीम नहीं है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट लॉ बनाए, आपके फेवर की बात करें, डाटा की बात करें, एश्योर्ड गारंटेड प्रोग्राम की बात करें कि भाई हम सब क्लासिफिकेशन कर देंगे, परंतु जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, अगर 15 वैकेंसी सपोज करो, 15% वैकेंसी निकाल ली और 5 जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए या सब क्लासिफिकेशन के लिए, तो आप उन्हें दीजिए ना। नहीं होगा। नोट फाउंड सूटेबल कहां से लाओगे? बैकलॉग कहां से लाओगे? डाइवर्ट रिजर्वेशन कहां से लाओगे? पॉइंट वाइज रिजर्वेशन पे कौन बात करेगा? जॉब वाइज रिजर्वेशन पे कौन बात करेगा? कौन ये बात करेगा कि एमसीडी में तो आप रिजर्वेशन दे देते हो 100%, लेकिन वहां जब पॉलिसी बनाने की बात होगी, पॉलिसी मेकिंग में आप 1% की बात नहीं करोगे। ठीक है, अब ये कहते हैं भाई रिजर्वेशन जो है एक विशेष जाति खा गई, ये बिल्कुल गलत है। ये विशेष जाति ने बाबा साहब को मानना है, उसके कहे अनुसार पढ़ाई लिखाई की है, आप भी करिए। लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि भाई, ये लोग कहते हैं विशेष जाति, मतलब बाबा साहब को मानते हैं आप लोग, लेकिन वो लोग कहते हैं भाई हमने तो खून से लेटर लिखे थे गोलमेज सम्मेलन में। देखिए, ये भी कहते हैं कहते हैं ना, ऐसा है। वो तो ये भी कह देंगे कि जो महर्षि वाल्मीकि हैं वो शेड्यूल कास्ट थे, वो तो ये भी कह देंगे। क्या मैं मान लूंगा? इसमें सर वाल्मीकि कहाँ से आ गए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें महर्षि वाल्मीकि कहाँ से आ गए? मैं आ गए ना, महर्षि वाल्मीकि वाज द ब्राह्मण। अब आप ये दिखा दे शेड्यूल कास्ट लिस्ट में कि या शेड्यूल कास्ट हिस्ट्री में कि महर्षि वाल्मीकि जो है वो शेड्यूल कास्ट थे, नहीं थे। अब आप जो थ्योरी मुझे दोगे तो उस थ्योरी पे मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली विश्वास करूंगा ना। नहीं, वही लोग कह रहे हैं। नहीं, वो कुछ भी कहें, अब हर आदमी कुछ कहता रहेगा तो हम जो है कॉन्स्टिट्यूशनली तो जवाब देंगे। या अब मैं सड़क पे से जा रहा हूँ, आरोप लगाते हैं भाई आप लोगों ने बाबा साहब के ऊपर पत्थर फेंके थे जो और जातियां, जो अभी विशेष जो लड़ाई चल रही है 2 वर्गों के बीच में, इस तरीके की समाज में जो मेरी बात सुनिए, इस फैसले के आने से पहले समाज में जो एकता थी वो तो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है ना। अच्छा, ये फैसला किसने? चमारों ने दिया है। लेकिन बात तो एक नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, ये फैसला क्या जाटव चमारों ने दिया है?
या जाटव चमार का कोई प्रधानमंत्री है, या जाटव चमार ने इस बारे में पैरवी की है, तो ये जाटव चमार कहाँ से आ गए इसमें फैसले में? जाटव चमार की बात ही नहीं है। नहीं, आप कर रहे हो ना, आप कह रहे हो कि भाई ये फैसले के बाद में भेदभाव बढ़ाए। भाई मुझे एक बात बता दो, 7 जजों में से कौन सा जज चमार है, कौन सा जज जाटव है जिसने ये कह दिया कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए और आपको देना चाहिए? या उससे पहले जो ईवी चिन्नैया की जजमेंट थी उसमें कितने चमार जाटव बैठे हुए थे? या इंदिरा साहनी की जजमेंट जो है लार्जेस्ट जजमेंट थी उसमें कितने जाटव चमार थे? आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनली अगर मुझसे बात करेंगे, जजमेंट के आधार पे बात करेंगे, आप मैं एक जजमेंट का नाम बता देता हूँ आपके। मैं तो सर लोग जो कह रहे हैं वो बता रहा हूँ सर। आप नहीं सुनिए, लोग तो ये कहते हैं जब कार्ल मार्क्स ने मजदूरों की बेड़ियां काटी थी तो सबसे ज्यादा गालियां उन्होंने कार्ल मार्क्स को दी कि ये साला हरामजादा हमारी बेड़ियां काट दी, अब हमें मेहनत करनी पड़ेगी और हमें नौकरी करनी पड़ेगी, अच्छी भली रोटी मिल जाती थी। गालियां देने वाले तो बाबा साहब को गालियां देते हैं। जब बाबा साहब जो है ये रानी झांसी रोड बना रहे थे ना, इतिहास बता रहा हूँ, एक वर्ग ने हमला किया था बाबा साहब पे, ठीक है? ऐसी तो आरोप लग रहा है ना सर। नहीं, हाँ, तो जिस वर्ग ने हमला किया था वो सबको पता कौन है। और रही बात हमारी, बाबा साहब वाज नॉट जाटव चमार, बाबा साहब चमार नहीं थे, वो महार थे, फिर भी बाबा साहब को मानना। और रही बात, आप डायरेक्ट वो तो सर आइडियोलॉजी है ना सर। नहीं, आइडियोलॉजी क्या, इनके लोग तो बाबा साहब को गाली दे रहे, वो तो कह रहे कि अगर हमारे वाल्मीकि महाराज और हमारे बाबा साहब के बीच में अगर चुनाव होगा तुम तो वाल्मीकि जी को चुनेंगे। वाल्मीकि आस्था है, बाबा साहब रास्ता है। हाँ, तो रास्ते पे चलो ना, संविधान बदलवाओगे क्या? रास्ता किसका रास्ता? तो यही कह रहे हैं ना सर। अरे कौन, फिर वही आंकड़े, आप कुछ भी पेपर पे लिख के ले आओगे, डीओपीटी का आंकड़े, आरटीआई है सर ये डीओपीटी का आंकड़े। जानते हो डीओपीटी किसे कहते हैं? कौन से आंकड़े? मैं अभी 5 मिनट में लिख के ला रहा हूँ आंकड़े कि 1950 में चमार एक भी नहीं था। अच्युतानंद चमार जो आईएएस बना था, उससे जो सबसे पहले इन्होंने टर्मिनेशन करवाया, और जो है बाबू जगजीवन चमार था, तुम लोगों के कारण जो है वो प्रधानमंत्री नहीं बना। उसके बाद दिल्ली के अंदर प्रेम सिंह जो है वो मुख्यमंत्री बनने वाला था, आप लोगों ने नहीं बनने दिया। तो ऐसे डाटा तो हमारे पास भी है, परंतु हमारे लिए सुनो, जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है वो उसकी बात कर रहा हूँ। एक देसी में एक कहावत है, मामरी धी को धीमरी धींगड़ा को। हमारी लड़ाई तुमसे नहीं है, हमारी लड़ाई जो है संविधान बचाने की है। तुम्हें हमसे लड़ना है तो लड़ते रहो, हमारा वो प्रोग्रेटिव नहीं है, हम आपके जो है सम्मान करते हैं पर डरते नहीं। मैंने सवाल वही किया था कि जो एकता खराब हो गई उसके लिए क्या करेंगे सर? भाई एकता सुनो, तुम हमारी माँ बहन को गाली दो, हम चुप रहेंगे? ना चाहिए ऐसी एकता। जलते घर को देखने वाले फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवाएं आगे मुकद्दर आपका है। और तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, और मेरे कत्ल पे तू भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो अगर एकता के नाम पे अगर तुम जाटव चमारों की माँ बहनों को गाली दोगे तो इस समाज ने चूड़ियां नहीं पहनी, खाल उतारना छोड़ा है, लेकिन रापी और खुरबी आज भी टांड पे पड़ी हुई है। खाल उतार के जूते बना देंगे तो कमजोर ना समझे, ठीक है? और मैं इसलिए यहाँ नहीं कह रहा कि यहाँ पर मुझे भेदभाव करना है या विरोध करना है। आप लोगों को लगता है बदमाश है तो बदमाश जो है पहले लड़ लो, आप जाके हमसे बाद में लड़ लेना। हमें तो भैया संविधान बचाना है, बाबा साहब की बात करनी है, और हमारी लड़ाई तुमसे नहीं है, तुम चाहे हमसे लड़ते रहो।